तो आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो हैं JRD टाटा। एक ऐसा नाम जिन्हें हम अक्सर आधुनिक भारतीय उद्योग का निर्माता मानते हैं। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास उनकी जीवनी से जुड़े कुछ जरूरी अंश है। सही। और इनके जरिए हम कोशिश करेंगे उनके जीवन को, उनके काम को, खासकर एविएशन पर उनके असर को और उनकी सोच को थोड़ा समझने की। और कुछ बातें तो वाकई बहुत दिलचस्प हैं, जैसे उनका वो फ्रांसीसी भारतीय बैकग्राउंड। हाँ, और बचपन से ही प्लेन्स उड़ाने का शौक, और फिर सोचिए सिर्फ 34 साल की उम्र में टाटा सन्स जैसे इतने बड़े ग्रुप की कमान संभाल लेना। बिल्कुल, ये पहलू उनके नजरिए को समझने के लिए काफी जरूरी है। उनका जन्म पेरिस में हुआ 1904 में। पिता रतनजी दादाभाई टाटा भारतीय पारसी समुदाय के, और माँ सुजैन ब्रियरे, वो फ्रांसीसी थी। अच्छा, तो ये जो मिक्स्ड बैकग्राउंड था, इसका असर उनकी पर्सनालिटी पर जरूर पड़ा होगा। हाँ, जाहिर है। उनकी पढ़ाई भी फ्रांस, इंग्लैंड, भारत कई जगह हुई, तो फ्रेंच, इंग्लिश दोनों में माहिर थे। लेकिन दिलचस्पी तो इंजीनियरिंग साइंस से ज्यादा उड़ने में थी। मैंने पढ़ा है कि लुई ब्लेरियट से उनकी मुलाकात हुई थी, जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था पहली बार। हाँ, वो एक टर्निंग पॉइंट था शायद, और इसी पैशन की वजह से 1929 में वो भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट बने। पहले लाइसेंस पायलट, ये अपने आप में एक कहानी है। बिल्कुल, ये सिर्फ उनकी अपनी उपलब्धि नहीं थी, यह भारत में सिविल एविएशन के एक नए दौर की आहट थी, कह सकते हैं। फिर 1925 में वो टाटा ग्रुप में आए। हाँ, शुरुआत में तो शायद ट्रेनी थे, बिना सैलरी के। हाँ, अवैतनिक प्रशिक्षु, काम सीखते हुए। और फिर वो बड़ा पड़ाव आया 1938 में। सिर्फ 34 साल के थे जब टाटा सन्स के चेयरमैन बने, नवरोजी सकलतवाला के बाद। 34 साल, ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही अनोखी बात रही होगी। अनोखी ही नहीं, लगभग अनसुनी बात थी। इतनी कम उम्र में इतने बड़े, इतने स्थापित ग्रुप का लीडर बनना, ये दिखाता है कि उनमें क्या काबिलियत देखी गई होगी, उन पर कितना भरोसा जताया गया होगा। और उन्होंने उस भरोसे को निभाया भी खूब। अगले 50 सालों तक ग्रुप को लीड किया, और एविएशन वो तो जैसे उनका पहला प्यार था। हाँ, 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, वो जो कराची से बॉम्बे तक एयरमेल सर्विस थी। उसी ने तो भारत में सिविल एविएशन की नींव रखी। सही कहा। और यही बाद में जाकर एयर इंडिया बनी। और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ फाउंडर नहीं थे, वो हर छोटी बड़ी चीज में इन्वॉल्व होते थे। प्लेन के डिजाइन से लेकर, कहते हैं, केबिन क्रू की साड़ियों के रंग तक। वाकई परफेक्शन का एक अलग ही लेवल था। हाँ, बिल्कुल। और नेशनलाइजेशन के बाद भी 1977 तक वो चेयरमैन बने रहे एयर इंडिया के। ये दिखाता है उनका कमिटमेंट। एविएशन के अलावा अगर देखें तो उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप कहां से कहां पहुंच गया। शायद 14 कंपनियों से शुरू होकर 100 से ज्यादा कंपनियों का ग्रुप बन गया। और इसमें टाटा मोटर्स, TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो आज इतनी बड़ी IT कंपनी है। हाँ, फिर टाटा स्टील का आधुनिकीकरण, टाटा केमिकल्स, टाटा टी, टाटा पावर, कितने ही नाम है। ये सिर्फ बिजनेस बढ़ाना नहीं था, इसमें एक राष्ट्रीय निर्माण वाली सोच भी थी। हाँ, वो हमेशा कहते थे कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं है, समाज के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, प्रॉफिट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस। शायद ये उनकी मिलीजुली परवरिश का भी असर हो। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए वेलफेयर स्कीम्स शुरू की, वो भी उस जमाने में जब ये सब आम नहीं था। पेड मैटरनिटी लीव, प्रोविडेंट फंड, एक्सीडेंट कंपनसेशन। हाँ, 8 घंटे का वर्किंग डे, मेडिकल बेनिफिट्स। उनका मानना था कि कम्युनिटी जो है वो बिजनेस में सिर्फ एक हिस्सेदार नहीं है, बल्कि बिजनेस का असल मकसद ही कम्युनिटी है। ये तो बहुत गहरी सोच है। हाँ, और ये सिर्फ परोपकार नहीं था, इसमें एक समझ भी थी कि अगर कर्मचारी खुश हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, तो वो बेहतर काम करेंगे। ये दूर की सोच थी। और उन्होंने टिफर, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टिस, NCPA जैसे इंस्टीट्यूशंस को भी सपोर्ट किया। हाँ, शिक्षा और विज्ञान में उनका गहरा विश्वास था। उन्हें सम्मान भी बहुत मिले, पद्म विभूषण और 1992 में भारत रत्न भी। हाँ, भारत रत्न। और तब भी उनकी विनम्रता देखिए। उन्होंने कहा था, मैं इसके लायक नहीं हूँ, पर उम्मीद है कि ये युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करेगा। कमाल है। निजी जीवन में भी वो काफी सरल रहे, अविवाहित थे। अनुशासन, दयालुता, हाजिर जवाबी, इन सब चीजों के लिए जाने जाते थे, पर साथ ही बहुत विनम्र। इतनी बड़ी शख्सियत, लेकिन जमीन से जुड़े हुए। सुना है वो कर्मचारियों को खुद चिट्ठियां लिखते थे। हाँ, ऐसा कहते हैं। ये दिखाता है कि वो लोगों से कितना कनेक्टेड महसूस करते थे। नवंबर 1993 में जेनेवा में उनका निधन हुआ। वो अपने पीछे सिर्फ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एम्पायर नहीं छोड़ गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक सोच छोड़ गए, नैतिक नेतृत्व की, इनोवेशन की, समाज सेवा की। उन्हें भारतीय विमानन का पितामह कहा जाता है।
आधुनिक भारतीय उद्योग का निर्माता, एक नैतिक उद्यमी, ये सब उनकी पहचान है। संक्षेप में कहें तो JRD टाटा एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने बड़े औद्योगिक सपनों को मानवीय मूल्यों के साथ जोड़ा। हाँ, इनोवेशन को करुणा के साथ। और उनकी ये विरासत आज भी टाटा समूह और उनके बनाए संस्थानों में जिंदा है। JRD टाटा का एक कथन है जो मुझे याद आ रहा है, जीवन को थोड़ा खतरनाक तरीके से जियो, सीमाओं को आगे बढ़ाओ, अन्वेषण करो, सपने देखो, खोजो। आज के माहौल में इन स्रोतों को देखते हुए ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हम भी मतलब उनकी तरह महत्वाकांक्षा और नैतिकता में संतुलन रखते हुए वो रिस्क लेने वाली, वो नई चीजें खोजने वाली स्पिरिट को अपना सकते हैं। ये एक सवाल है सोचने के लिए।